एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर रहे थे हमारा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो अब इस सीरीज में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो क्लिप। क्योंकि यहाँ पे लैंड की शॉर्टेज है। जो भी रेनी सीजन में क्रॉप ग्रो होती है उसे बोलते हैं खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप जौर और बाजरा है और अक्टूबर एंड दिसंबर के टाइम पे पोटैटो ग्रो होते हैं यहाँ पर। और जो भी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होती है उसे हम बोलते हैं राबी क्रॉप। तो वीट जो होता है ना वो विंटर में ग्रो होता है तो उसे बोलते हैं हम राबी क्रॉप। और शुगर कैन भी ग्रो होती है यहाँ पर। शुगर कैन तो आप पूरे साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं और ये एक ही बार हार्वेस्ट होती है, एक बार ही काटा जाता है। शुगर कैन से हम जैगरी भी बनाते हैं और ये जैगरी बनाकर ये लोग ट्रेडर को बेचते हैं शाहपुर विलेज में। वीट का प्रोडक्शन तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये लोग अपने घर के कंजप्शन के लिए मतलब घर के काम में भी आ जाता है वीट। और जो बचता है ना, जो एक्स्ट्रा वीट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है वीट, तो उस वीट को ये लोग मार्केट में सेल करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला वीट है ना, इसे हम बोलेंगे सरप्लस। ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। जब हम एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप एक लैंड पर ग्रो करते हैं ना, तो उसे बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये टर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पालमपुर विलेज में डिफरेंट क्रॉप ग्रो करी थी एक ही लैंड पे। इस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, इस वजह से जो पर्शियन विल है ना उसको हटा के ट्यूबवेल्स का यूज हो गया, जिससे कि अब बहुत ज़्यादा वाटर आता है और इरिगेशन खेती बाड़ी अच्छे से होती है। किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक तो हमने देखा अभी मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी सेम लैंड पे बहुत डिफरेंट क्रॉप ग्रो कर दो। और दूसरा मेथड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इस मेथड से यील्ड इंक्रीज हो जाती है। यील्ड बोले तो उपज, जो भी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो जल्दी इंक्रीज होगी, जल्दी बढ़ेगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, मतलब जो भी सिंचाई करते हैं ना फार्मिंग में, जो भी पानी देना होता है वो कहाँ से आता है, डैम से आता है। और इलेक्ट्रिसिटी से पंप सेट चलते हैं और पंप सेट से फिर पानी आता है ज़्यादा और कैनाल से पानी आता है। डीजल भी चाहिए होता है क्योंकि हमें फार्म मशीनरी में ट्रैक्टर यूज होते हैं ना, उसमें डीजल ही तो डालेंगे। तो इन सब चीज़ों से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट है हमारा HYV सीड्स। अब आप बोलेंगे कि HYV सीड्स होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज। ये सीड्स की ऐसी वैरायटी होती है जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है वीट और राइस का। नॉर्मल सीड से, जो ट्रेडिशनल सीड्स होती है ना, नॉर्मल सीड्स होती है, वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं जितना ये कर पाते हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए होता है, पेस्टिसाइड चाहिए होता है। इंडिया में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने सीड का यूज किया था। इसकी वजह से उनका वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसे ही जो पालमपुर विलेज था वहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने वीडियो में क्या बातें की, तो हमने पढ़ा कि खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है, इस सब के बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं एंड HYV सीड्स क्या होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं HYV सीड्स से। तो HYV सीड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इनकी अगर फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो होती है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मतलब क्या है कि अगर हम इसको उगाते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। हमारी फार्म एक्टिविटीज़ में फार्मिंग से जो भी प्रोडक्शन हमें आता है वो काफ़ी हद तक अच्छा आता है। इसमें हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र सबका यूज़ करते हैं और इरिगेशन मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, सिंचाई भी करते हैं। जैसे पहले जो है हमारे पास इतने अच्छे टेक्निक्स नहीं थी किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, लेकिन आज जो है अगर हमें पानी चाहिए खेतों में तो हम ट्यूबवेल लगवा लेते हैं। तो अब क्या है, हमारे पास सोर्सेज इंक्रीज़ हो गए हैं हमारे काम को आसान करने के लिए और बेहतर करने के लिए। और इसी तरह हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, उसमें ही टेक्नोलॉजी वाला आएगा, जो भी आपको बताया कि पहले इतने ज़्यादा डेवलप्ड मीन्स नहीं थे, लेकिन अब एट टाइम जो मीन्स है, जो साधन है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। फिर बात आ जाती है किसकी, सोचिए बताइए किसकी आती होगी। थोड़ा अगर आप मेरे साथ
स्टडी कर रहे हैं तो आप थोड़ा खुद का भी दिमाग यूज़ कीजिए ताकि आपको पता चले। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने बता दिया, मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने कहा था कि बताऊंगी लेकिन बताया नहीं, तो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि अगर मैं एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा फसल ग्रो कर दूँ तो उसको बोल देंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। फिर हमने देखा खरीफ क्रॉप जो है उसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, रबी क्रॉप को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें हमने रीड करी। अब चलते हैं हमारे वीडियो क्लिप पर, देखिए। बहुत ज्यादा हो गया था। ऐसे ही जो पालमपुर विलेज था वहाँ पे जो ट्रेडिशनल वैरायटी थी ना सीड्स की, जो नॉर्मल सीड्स थे, उसकी वजह से ओनली 1300 केजी वीट ग्रो हो रहा था। लेकिन जब HYV सीड्स का यूज हुआ तो जो अमाउंट है वो पूरा 3200 केजी हो गया वीट का। देखो डबल से भी ज्यादा ग्रो हो रहा है अब। इस वजह से जो सरप्लस अमाउंट था ना, जो एक्स्ट्रा वीट था, वो लोगों ने मार्केट में सेल किया और प्रॉफिट कमाया था। विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड इस सब चीजों को झेल पा रहा था? क्या वो बच पा रहा था इन सब चीजों से? नहीं बाबा, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, इसकी वजह से, HYV सीड्स की वजह से पूरी की पूरी जो सॉइल थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो रहा था और केमिकल से सॉइल खराब होती जा रही थी। और जो वाटर टेबल है ना वो भी डिप्लीशन होता जा रहा था, कम होता जा रहा था ग्राउंड में भी वाटर। तो इससे काफ़ी सारे लॉस भी हुए थे सॉइल फर्टिलिटी को। सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ पंजाब स्टेट ने किया था। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था? तो जो स्मॉल फार्मर्स थे ना उनके पास लेस लैंड था, छोटा सा लैंड था, और जो बिग फार्मर्स थे उनके पास अब देखिए स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, हमें इतना तो पता चल गया कि हम किसकी, पालमपुर की बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो है अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, मॉडर्न मीन्स का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड सब का यूज़ कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से जो हमारी लैंड की क्वालिटी है ना स्टूडेंट्स, कहीं हद तक क्या हो जाती है, डिग्रेड होना भी स्टार्ट हो जाती है। भले ही केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, इनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बट इनकी वजह से लैंड की जो उपजाऊपन होता है, लैंड की जो फर्टिलिटी है, कई बार उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो क्या इन सब का जो बोझ है, ये सब जो हमारी लैंड है वो सस्टेन कर पाएगी, सहन कर पाएगी? तो नहीं स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा भी नहीं कर पाएगी। हाँ, लिमिटेड अमाउंट में करो तो सही है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में करेंगे तो कहाँ सही है। हमने जैसे देखा, जैसे जो ज़्यादा जो HYV सीड्स का प्रोडक्शन है, केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का ये जो ज़्यादा प्रोडक्शन है वो कौन सी स्टेट्स करती हैं, और जहाँ पर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी खासी है तो वो मेनली है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये सब आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट था विलेज पालमपुर में। पहले तो हमने देख ही लिया था ना बच्चों, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब स्मॉल लैंड्स थे, मतलब फिक्स लैंड थे लोगों के पास। ऐसे नहीं था कि लैंड्स की अति हो रखी है, बहुत ज़्यादा लैंड वेस्ट करनी, कर दो, उगानी है उस पर, मतलब हमें क्रॉपिंग कर दी है तो कर दो, मतलब कोई इतना कंपल्शन नहीं होता अगर हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड होती। बट पालमपुर जो हमारा विलेज है उसमें एक्स्ट्रा लैंड तो छोड़ो, मतलब थोड़ी जितनी हमें चाहिए बस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतनी ही लैंड है। उनके पास लेस लैंड था, छोटा सा लैंड था, और जो बिग फार्मर्स थे उनके पास मोर लैंड था, बड़ा लैंड था। एक फार्मर था जिसका नाम था गोविंद, उसके 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे। तो जब उसकी डेथ हो गई ना तो उसका पूरा लैंड तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब जो इतना बड़ा लैंड था वो छोटे पार्ट्स में हो गया। तो अब जो उसके तीनों सन थे ना, तीनों बच्चे थे, उनका गुजारा ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि छोटे छोटे लैंड्स हो गए थे उनके पास। तो अब वो परेशान थे कि अब करे तो करे क्या। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते थे ना उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती थी। हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब कल्टीवेशन एरिया में, कल्टीवेशन लैंड पे लेबर कहाँ से आती थी? जो स्मॉल फार्मर्स होते थे ना वो होती थी लेबर, वो काम करती थी जाके बिग फार्मर के पास जाके। इसके बदले में उनको वेजेस मिलते थे, कुछ पैसे मिलते थे या फिर क्रॉप मिलती थी। क्रॉप जैसे कि वीट अगर ग्रो हो रहा है तो वीट देते थे उसके बदले कि आपने काम किया तो आपको इसके बदले वीट मिलेगा। तो ऐसे ही एक फार्मर था जिसका नाम था दाला। तो गवर्नमेंट ने तो ये बोल रखा था कि 300 रुपीज मिलेंगे हर फार्मर लेबर को, लेकिन इसको ओनली 160 रुपीज मिलते थे
क्योंकि बहुत सारी लेबर थी, कंपटीशन ज्यादा था, तो इस वजह से कम पैसों में काम करना पड़ता था। तो दाला है ना रामकली से बोलता है कि देखो कितना गलत है ना, हम लोगों से इतना काम करवाया जाता है और हमको कम पैसे दिए जाते हैं। रामकली भी एक लैंडलेस लेबर ही थी। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में कैपिटल यानी पैसे की भी तो जरूरत है, तो जो स्मॉल फार्मर है ना वो कहाँ से लाएंगे इतना। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अब हमें ये बताया गया है कि कैसे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल किस टाइप से जो है एग्जिस्टेंस करती है। मतलब क्या है कि किस टाइप से ये सब फैक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। लैंड जो है, लैंड का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो लोग उस पर वर्क करेंगे, कोई लेबर का फ़ायदा है, ठीक है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे एक स्टोरी भी देखी रामकली वगैरह की, जिसमें क्या है कि इनको कम तनख्वाह में भी पैसे करने पड़ते हैं, क्योंकि जो इनको नौकरी देते हैं वो तो फिक्स कर देते हैं ना इनकी सैलरी की। अब इनको काम तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा हो जाता है कि कई बार कम सैलरी में ही इनको खूब सारा काम करना पड़ जाता है। फिर हम देख रहे थे कि कैपिटल जो है, कैपिटल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टूडेंट्स, उसमें मैं ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज आप फर्स्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखें और जो चल रही है इसे भी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।